गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हो? ठंडी का मजा आ रहा है? क्यों साहू जी? चलो ठीक। देखिए, आज जो हमारा अगला चैप्टर है अध्याय 12, जिसका नाम है एटम्स, परमाणु। ये पढ़ाने वाला चैप्टर वैसे है नहीं, मैं पहले भी बोलता था, ठीक है। इसके बाद सीधा मतलब सेमी कंडक्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, परमाणु, एटम्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस परमाणु के बारे में क्या ही बताऊं मैं आपको, आप लोग सब जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़े चुके हो सब। परमाणु क्या है कि ये समस्त पृथ्वी जो ब्रह्मांड है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो किससे बने हैं? परमाणु से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? परमाणु। मतलब परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा रूप है। क्या है? सबसे छोटा रूप है, ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद जे थॉमसन ने अपना ये थ्योरिकल चैप्टर है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद जे थॉमसन ने बताया, क्या बताया? जे थॉमसन ने बताया कि जो है परमाणु जे थॉमसन ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन को खोजा। एक विसर्ग नली से आप कक्षा 11वीं में पढ़े हो, चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, परमाणु, ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने बताया, इलेक्ट्रॉन का खोज किया। और लोगों, जब वैज्ञानिकों ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होता कहाँ पर है परमाणु के, तो फिर जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था जिसको वाटरमेलन का मॉडल कहते हैं। आई थिंक आप लोग को याद होगा, तरबूज का मॉडल। उसने भी ये बताया कि जैसे ये तरबूज है और तरबूज के बीच बीच में क्या होते हैं? बीज होते हैं, काले रंग का होते हैं ना। वो सभी जो काले रंग के जो बीज होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ऐसा किसने कहा? जे थॉमसन ने बताया। और बाकी जो लाल भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन कहेंगे। ये थ्योरी उनका विफल हो गया, ठीक है, आ रहे समझ में। लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को उन्होंने खोज किया था, इसी कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ठीक है। इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक हुए, जैसे रदरफोर्ड के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। उसके पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट हम चर्चा कर लेते हैं, अल्फा कणों का प्रकीर्णन, ठीक है। अल्फा कणों का हमारा जो हेडिंग है, अल्फा कण। आपने ये सब पढ़ चुके हो ना? पढ़ाने की जरूरत है क्या कि पढ़ लोगे? देखिए, ये एक जिंक सल्फेट का एक डिवाइस उन्होंने तैयार किया था, क्रिश, ये जिंक सल्फेट का, और बीच में एक स्वर्ण पत्ती, एकदम बहुत छोटी सी जो है पतली झिल्ली होती है, इसको यहाँ पे उन्होंने रखा था। और यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? एक अल्फा कण निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? अल्फा कण त्वरित करने के लिए क्या रखा था? एक, मतलब यहाँ से क्या होता था? अल्फा कण जो है निकलता था। आ रहे समझ में? समझ गए जी? यहाँ से अल्फा कण निकलते थे, इस पर अल्फा कणों का बौछार करते थे। ये बहुत ही पतली झिल्ली होती थी। अगर आप बोलो कितनी पतली होती थी तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? ये इतनी पतली होती थी, 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर, इतना पतला झिल्ली होता था। समझ में आ रहा है? 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर, इतना पतला झिल्ली। जब अल्फा कण को इससे बौछार किया जाता था तो अल्फा कण इस तरीके से, ठीक है, चले जाते थे, इस तरीके। ये आप पढ़े भी हो, याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये जिंक सल्फाइड का बना होता है। इसको देखने के लिए यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होता था। डिटेक्टर जानते हो ना, जिसको संसूचक कहते हैं, ठीक है, यहाँ से देखा जाता था। डिटेक्टर, संसूचक, वॉच किया जाता था वहाँ से उसको, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर होता क्या था? अल्फा कण का प्रकीर्णन। तो आप लिख सकते हैं, जिंक सल्फाइड का एक पात्र होता था जिसमें बीच में क्या रखा जाता था? स्वर्ण पत्ती रखा जाती थी, जिसकी मोटाई की अगर आप बात करें तो 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर, अर्थात बहुत ही पतला झिल्ली होता था। जब अल्फा कणों को उसमें बौछार किया जाता था तो अल्फा कण, कुछ अल्फा कण पार कर जाते थे, कुछ अल्फा कण सतह से टकराते थे, कुछ अल्फा कण तो परावर्तित हो जाते थे।
तो कुछ वापस जो है लौट के 20,000 में से कोई एक अल्फा कण वापस लौट के आ जाते थे। ठीक है, समझे कि नहीं? हाँ, नहीं समझे? समझ में आया? तो इस प्रकार से है। आप सभी ये अपने बुक्स ओपन करें, बुक निकालो। तो परमाणु के बारे में उन्होंने क्या बताया? अल्फा कण का प्रकीर्णन में उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। ये सब आप पढ़े हो, हेलो होता है। ठीक है, क्या होता है? खोखला होता है। ठीक है, परमाणु के अंदर कोई धनावेश भाग होगा। इस परमाणु के अंदर क्या होता है? कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जिसमें अल्फा कण वापस आते हैं, जैसे उसने नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया था? ये पॉइंट, 2-3 पॉइंट आपको लिखना है। पहले क्या लिखोगे कि परमाणु क्या होते हैं? खोखला होते हैं, जिसमें से अल्फा कण या क्या हो जाते हैं? पार हो जाते हैं ना। उसके केंद्र पर जरूर कुछ ना कुछ धनावेश चार्ज रहा होगा, जिसके कारण कुछ कण उसकी ओर आकर्षित हुए हैं, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? नाभिक रखा था। याद आ रहा है? न्यूक्लियस की खोज उनका ही देन है। ठीक है, समझे कि नहीं? और उन्होंने क्या बताया? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर थीटा कोण प्रकीर्णित होती है। ये थीटा कोण इस तरीके से, ये जो थीटा कोण बनाते हैं, ठीक है, थीटा कोण प्रकीर्णित कण जो पर्दे तक पहुंचते हैं उसको हम लिखते हैं, यहाँ पे चौथा पॉइंट करके लिख लीजिएगा वहाँ पर, n प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। ठीक है, ये क्या होता है? उसके लिए एक छोटा सा सूत्र होता है। ठीक है, n प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2 होता है। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो थीटा कोण का जो मान होता है, जो थीटा का जो मान होता है, जो उससे हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं? पर्दे तक जो पहुंचता है उसका मान इस तरीके से निकालते हैं, n प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या क्या लिखा है देखो, आपकी बुक में ही लिखा है कि परमाणु सूक्ष्म केंद्रीय भाग है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। प्रत्येक परमाणु में क्या है? सूक्ष्म क्या है? केंद्रीय भाग होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? अगला हमारा हम टॉपिक यहाँ पे लिख सकते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, क्या बोल सकते हो? 2-3 लाइन लिखना, ज़्यादा नहीं। क्या लिखोगे? पहला लिख लेना कि प्रत्येक परमाणु में एक सूक्ष्म केंद्रीय भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान एवं कुल धनावेश केंद्रित रहता है। मतलब मान लीजिए ये कोई परमाणु है, इस परमाणु के केंद्र में क्या होगा? नाभिक होगा, जिसमें संपूर्ण, आप जानते हैं सेंटर ऑफ मास पे पढ़े होंगे, जिसमें संपूर्ण परमाणु का क्या होगा? यहाँ पे ये केंद्र होगा, भार होगा, उसमें क्या होगा? भार। ठीक है, कि परमाणु का समस्त भाग क्या होगा? उसके केंद्र पर केंद्रित होगा और बीच में होगा, उसे हम प्रोटॉन कहेंगे। ये भी उस किसने बताया? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये जो नाभिक होगा, जो बीच में जो नाभिक के बारे में जो बताया, उसका जो साइज होगा वो 10⁻⁻15 मीटर होगा। क्या होगा? नाभिक का जो साइज होगा वो 10⁻⁻15 मीटर होगा। ऐसा किसने कहा? रदरफोर्ड ने बताया। जो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, इसलिए परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है? रिक्त होता है। और क्या बताएं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या करेगा? परिक्रमा करेगा, जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार से। समझे कि नहीं? ठीक है, और इसमें वो चारों ओर गति करेंगे तो इसमें अभी केंद्र बल भी होगा, तभी तो गोल गोल घूमेगा वो भाई, तो उसमें भी केंद्र बल भी होगा। बस यही 4-5 पॉइंट आपको लिख लेना है। समझे कि नहीं? हाँ बोलिए, समझे आप लोग जी? बोर का परमाणु मॉडल देख लेते हैं हम। इसके बाद किसका? बोर का इसको आप लोग घर में पढ़िएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है पढ़ने लायक, आएगा 2-3 नंबर का आएगा। ठीक है, इसको देख लेना आप लोग। आ रहा है समझ में? हम सेमीकंडक्टर मेन पढ़ेंगे, इसके बाद एक और चैप्टर है नाभिक, है ना?
नाभिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल देखते हैं कि बोर ने कौन सा परमाणु मॉडल दिया भाई। बोर का परमाणु मॉडल समझ में आ रहा है? बस आपसे पूछेगा तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, बोर का परमाणु मॉडल क्या है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन क्या है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बस यही 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग बता सकते हो। रदरफोर्ड की कमियां क्या है, क्यों विफल हुआ, ये सब आप बुक में पढ़िएगा, पढ़ कर आइएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में आप सभी को? एक एक बार देख कर आइएगा पुस्तक, ठीक है। बोर ने क्या अपना परमाणु मॉडल दिया कि नाभिक में प्रोटॉन होता है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ऐसा किसने कहा? नील बोर ने कहा कि नाभिक में क्या होता है भाई? प्रोटॉन होता है, जो धनावेश होता है। धनावेश होता है कि नहीं? तथा इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। ये किसने कहा? बोर ने कहा, ठीक है, पहला। दूसरा कहा कि इसमें कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं, L = P/R। ये आप सब 11वीं में पढ़े हो कि नहीं? जहाँ पर अगर हम P का वैल्यू लिखना चाहें तो L = mv/r, ठीक है, ये होता है, ठीक है, जो बराबर होता है NH/2π के, किसके? 2π के, ठीक है। आ रहे समझ में? तो ये देखिए m क्या है यहाँ पर? एक पूर्णांक है। h क्या है यहाँ पर? फलांग कांस्टेंट होता है, जो उसके क्या होता है? यह बराबर होता है। कहने का मतलब है कि बोर ने परमाणु मॉडल क्या दिया कि उन्होंने दिया कि नाभिक पर एक कोई धन आवेश होगा जिसे आप प्रोटॉन कहेंगे, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, उसमें कोणीय संवेग होगा। क्या होगा? कोणीय संवेग होगा, ठीक है, जो क्या होगा? NH/2π, इस तरीके से। और उन्होंने क्या बताया? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आएगा। क्या बताया? कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये एक परमाणु है, और जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जब वो आता है, ठीक है, तो ऊर्जा क्या करता है? उत्सर्जित करता है, जिसे हम फोटान कहते हैं। ये भी बोर ने बताया। बोर ने क्या बताया? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा, जिसे उन्होंने फोटान नाम दिया। फोटान एक मासलेस पार्टिकल है, ये भी बताया, ठीक है। आ रहे समझ में? तो इस प्रकार से जो है ये बोर का परमाणु मॉडल खत्म होता है। सब इजी है भैया, आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे तो। अगला हम यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या देखते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सभी लोग ओपन करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए, एक वैज्ञानिक थे बामर, ठीक है, बामर एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन के थे, आई थिंक, ये मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा है इनका, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बामर। बुक में देखिए लिखा होगा, कहाँ के वैज्ञानिक लिखा है कि नहीं? कुछ नहीं लिखा है, चलो जो भी हो। तो देखिए, जॉन जेकब बामर, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को दिया था। किसने दिया था? बामर ने। जॉन जेकब बामर ने क्या किया था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को दिया था। ये परीक्षा में आता है, ठीक है। किसी उत्सर्जित प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? तो सुने, किसी उत्सर्जित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कुछ नियमित पैटर्न दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कुछ नियमित, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन एक क्या है? सरलतम परमाणु है, आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन क्या है? एक सरलतम परमाणु है, जो स्पेक्ट्रम, इसका स्पेक्ट्रम सबसे सरल होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ विशेष समुच्चय होते हैं जिन्हें हम रेखाओं के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसको बामर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। लिखें, क्वांटम के अनुसार यदि हाइड्रोजन परमाणु की, लिखिए, क्वांटम के अनुसार यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनित अवस्था, क्वांटम के अनुसार यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनित अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर माना जाए, को शून्य ऊर्जा स्तर माना जाए,
तो परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा ठीक है वो होती है En माइनस RH ठीक है n स्क्वायर ठीक है n स्क्वायर ये ठीक है। इसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, क्वांटम के अनुसार यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनित अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर माना जाए, आयनित अवस्था स्तर को क्या माना जाए, शून्य स्तर माना जाए, तो परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा, तो परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा माइनस RH/n² होता है। ठीक है, इसे जोहान बाउमन ने दिया था, याद रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी 5 श्रेणी होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, हम उसके बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। पहला देखिए लाइमन श्रेणी। आप लोग एक सीरीज़ देखिए यहाँ पे आपके बुक में एक लाइन दिया होगा, पेज नंबर 845 निकाल के देखिए, आप सभी के बुक में होगा। ठीक है, पहला है लाइमन श्रेणी। क्या है? लाइमन सीरीज। क्या होता है लाइमन श्रेणी? तो ध्यान से समझिएगा क्या है लाइमन श्रेणी। जब उच्च ऊर्जा स्तर, जब इलेक्ट्रॉनों का जो होगा परमाणु का जब उच्च ऊर्जा स्तर प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, किस में आता है? उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, तो क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, उसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं, याद रहेगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइमन श्रेणी। ठीक है, 1/λ r 1/, एक में आ रहा है तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1/n²। ये क्या होता है? उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। देखिए फिर से, 1/λ बराबर r 1/1² माइनस 1/n²। जहाँ पर इस n का मान क्या क्या हो सकता है? तो एक तो लिखा गया, वो हो सकता है 2, 3, 4, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। समझ गए? ये है लाइमन श्रेणी। जब उच्च ऊर्जा स्तर क्या हो, जो उच्च ऊर्जा स्तर है, देखिए आपके बुक में सबसे ऊपर जो ऊर्जा स्तर होगा वो अचानक से सबसे नीचे n बराबर 1 में आया होगा, आया है ना, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप लाइमन श्रेणी कहेंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर ये जो R है इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। इस R को क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछ दे तो आप बताइएगा क्या कहते हैं उसको? रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसका मान होता है 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। लिख दो। ठीक, ये जो R होता है इसका मान होता है R बराबर 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये होता है। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है ये इस लाइमन श्रेणी का। और यहाँ पे ये तरंग दैर्ध्य हो गया। और यहाँ पर ये कहाँ पर बनता है? ये जो कहाँ पर बनता है अगर आपसे कोई पूछेंगे तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है। ये स्पेक्ट्रम का कहाँ पर बनता है लाइमन श्रेणी? तो पराबैंगनी भाग पर आप देख लीजिए। ठीक है, कहाँ पर बनते हैं? पराबैंगनी भाग पर। ठीक है, समझे कि नहीं? फिर से बोलो, लाइमन श्रेणी किसे कहते हैं? परीक्षा में आएगा। लाइमन, बामर, या आपको फूंड पूछ सकता है, पाश्चन श्रेणी पूछ सकता है। तो क्या है? यहाँ तक कोई समस्या? अगला लिखिए बामर श्रेणी, लिखिए। ठीक है, दूसरा क्या है? बामर श्रेणी, बामर सीरीज। ठीक है, यदि उच्च ऊर्जा स्तर कहाँ पर आए? n/2 पर आए।
उच्च ऊर्जा स्तर कहाँ पर है बेटा, n/2 सॉरी उच्च ऊर्जा स्तर स्पेक्ट्रम के दूसरे कक्ष में यदि जाता है तो उसे हम बामर श्रेणी कहते हैं। फॉर्मूला 1/λ r और 1/1 की जगह आप क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, इसे क्या कहते हैं हम, बामर श्रेणी। ठीक है, और यहाँ पर n का क्या क्या मान हो सकता है, तो 3, 4, 5 ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं, होंगे कि नहीं, समझे, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और ये जो बामर श्रेणी है वो दृश्य प्रकाश पर प्राप्त होते हैं, कहाँ पर, ठीक है, विजुअल लाइट पर ये मिलते हैं। ठीक है जी, ऊपर वाला कहाँ पर मिलता है, पराबैंगनी सतह पर मिलता है। ठीक है, तीसरा होता है पाश्चन श्रेणी। ठीक है, क्या जी, पाश्चन श्रेणी, यहीं पर लिख रहा हूं, पाश्चन श्रेणी। ये क्या होता है कि n/3 n = 3 उच्च ऊर्जा स्तर क्या करे, स्पेक्ट्रम के तीसरे कक्षा में यदि जाए, संकर करे या गिरे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, पाश्चन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, सूत्र 1/λ r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां पर इस n का और क्या क्या मान हो सकता है, 4, 5, 6 ऐसे करते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं, आया समझ में, पाश्चन श्रेणी समझ में आया। यह अवरक्त इंफ्रारेड पार्ट्स पे मिलते हैं, अवरक्त भाग पर, कहां पर, ये प्रकाश कहां पर मिलते हैं, तो अवरक्त भाग पर। ठीक है, ओके, की दिक्कत किसी को। अगला है ब्रैकेट श्रेणी, चौथा क्या है, भूमिका समझ आ रहा है, ब्रैकेट श्रेणी, इसमें क्या है, यदि उच्च ऊर्जा स्तर चौथे कक्ष में आए, उच्च ऊर्जा स्तर कहां पर आए, चौथे कक्ष में आए, तो 1/λ r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट श्रेणी, जहां पर इस n के और क्या क्या मान हो सकते हैं, n बराबर ये हो सकते हैं 5, 6, 7 ऐसे करते हुए। ठीक है, आया समझ में, आया कि नहीं। और यह भी अवरक्त भाग पर प्राप्त होता है, यह भी अवरक्त भाग, यह भी अवरक्त भाग। ठीक है, ये दृश्य प्रकाश, ये पराबैंगनी। ठीक है, कोई दिक्कत। लास्ट है फुंड श्रेणी, क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में इस साल आ सकता है, इसमें से कोई एक आएगा तो इस प्रकार से लिखना है, लिख लोगे। फुंड श्रेणी क्या है, ये अगर उच्च ऊर्जा स्तर कहां पर आए, पांचवें कक्षा में आए, 1/λ r 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, और जहां पर n का मान क्या हो सकता है, 6, 7 ऐसे करते हैं। ठीक है, और ये भी कहां पर मिलता है, अवरक्त भाग पर। ठीक है, कोई दिक्कत, इजी है कि नहीं। इस प्रकार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यही सब इसमें इंपॉर्टेंट है, और कुछ तो है नहीं इसमें। बोर मॉडल की सीमाएं बताइए, क्या क्या सीमा है, तो यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आदि स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सका, लेकिन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जटिल परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर सका। ये सब आपको लिखना है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बोर मॉडल के क्या नियम थे, क्या शर्तें थे, क्या सीमाएं थी, रदरफोर्ड की क्या सीमाएं थी, 3 लाइन 3 लाइन ज्यादा से ज्यादा याद करना, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इजी है ना। ठीक है, तो हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है इस चैप्टर में, और इसमें कुछ ही नहीं है। इसके बाद नाभिक चैप्टर भी एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, वो भी छोटा है। अर्धचालक युक्तियां, ये जो है बड़ा चैप्टर है, लगेगा 15 दिन उसमें, चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर 15 भी एक दिन का है। ठीक है, ठीक है, फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 3 चैप्टर और बचे हैं, 13, 14, 15। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग नहीं आया तो एक दो बार अपने बुक को रीड करें, समझें, इसे पढ़ें, और बाकी कुछ नहीं इसमें पढ़ने लायक। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से यही है, बाकी जो सब दिया उसे नहीं पढ़िएगा। ठीक है, नोट करें।